प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, 2 बजे से 3 बजे तक का ये साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश रहती है कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए, वो तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचाई जाए जिसका आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। कुछ आप लोगों के सवालात हुआ करते हैं, कुछ मौजू लिख भेजा करते हैं कि जिससे मुतल्लिक हम उसी से ही रिलेटेड हम मुख्तलिफ शोबाजात से अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाया करते हैं और उनसे फिर आपके सवालात जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। वो तमाम कन्फ्यूजन्स दूर करने की कोशिश की जाती है जो आपको लगता है कि आपकी तरक्की में, आपकी कामयाबियों में कहीं रुकावट बनती है। अगर ऐसी रुकावटें हायल होती हैं तो उनका हल क्या है, उनको किस तरह से आसान किया जाए, किस तरह से उन मुश्किलात को झेला जाए और उनसे लड़ना कैसे है, उसके बाद उनसे सीखना क्या है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, ये तमाम तर बातें ज़ेर बहस रहती हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में आप शामिल हुआ करते हैं, हम मैसेज किया करते हैं, कॉल किया करते हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है, यानी 0334 1966 आप लोगों की मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स हम तक पहुँचेंगी। हम उन्हें ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लाइव कॉल करना चाहते हैं, जी हाँ, आप लोग हमें लाइव जो है आज कॉल भी कर सकेंगे और आप लोगों के जो साथ साथ सवालात हम तक पहुंचते रहेंगे वो भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही अहम इस वजह से है क्योंकि हमें पता नहीं चलता, हम जब भी कोई भी किसी भी चीज़ का आगाज़ करते हैं, किसी भी काम का आगाज़ करते हैं, अपने करियर के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से जो भी फ़ैसला करना चाहते हैं उसमें हमें मशवरा किसके साथ करना है, क्या मशवरा करना है, किस तरह से हमने चीज़ों को समझना है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल करते हुए उनके ऊपर अमल भी करना है। उनका अंजाम तक, उनकी अंजाम दही तक हमारी ये कोशिश रही है कि हम मुख्तलिफ रहनुमा तलाश करें। लेकिन अगर आपको एक ही अच्छा रहनुमा मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि बड़ा रास्ता भी आसान हो जाता है, मंजिल भी बड़ी आसान हो जाती है। तो करियर काउंसलिंग आज का हमारा टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के सवालात होंगे वो हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जनाब, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज सैयद अली हसनैन। आप लेक्चरर हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में। जनाब, सबसे पहले आपको सर खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। जी, थैंक यू वेरी मच एंड मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपके साथ इस वक्त लाइव हूँ और अपने सुनने वालों को भी कहूँगा कि आज की जो ये प्रोग्राम है इससे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाएं और जो बातें आपको टच करती हैं, अच्छी लगती हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और हम जो चाहेंगे कि अपने आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर बात का आगाज़ करें। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है, हम जब भी जो भी फ़ैसला करते हैं हमें पता नहीं चलता कि हमें रहनुमाई किससे लेनी है, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि किसका किरदार जो है ये बहुत अहम रहता है हमारी ब्रिंगिंग में। क्योंकि देखिए, एक चीज़ है कि आप वालिदैन को हम नज़रअंदाज करना शुरू हो जाते हैं अपने बचपन से लेके जवानी तक के सफ़र में। उनका क्या किरदार रहा है हमारी ज़िंदगी में ये हमसे नज़रअंदाज हो जाता है। फिर हमारे टीचर्स जो हैं उनका क्या रोल है ये हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टडी के एतबार से अच्छे हैं, नहीं हैं, लेकिन वो अपने वालिदैन की, अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि उनको जो मुकाम हासिल होगा वो इसी चीज़ से होगा। खैर, ये एक अलग टॉपिक, हम एक अलग तरफ निकल जाएंगे। लेकिन मुझे ये इस वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा था कि मेरे मुताबिक ये चीज़ें जो हैं ये अहम है। आप जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका मोहसिन कौन है, आपको ये नहीं पता चलेगा आपका रहनुमा कौन है, तब तक आप मंजिल हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे आगाज़ में ये बताइए कि चूँकि हम करियर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग के एतबार से वालिदैन का अपने बच्चों के साथ अटैच होना ये कितना अहम है, कितना ज़रूरी है और क्या किरदार अदा कर सकते हैं वालिदैन अपने बच्चों के उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए वो क्या स्टेप्स हैं जो उन्हें लेना चाहिए और जो वो ले रहे हैं और वालिदैन नज़रअंदाज होते जा रहे हैं अपने बच्चों की तरफ से। ये जैसा कि आपने कहा कि वालिदैन नज़रअंदाज होते जा रहे हैं, इस पहलू से इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो बचपन से आता है। इंसान जो है वो ज़िंदगी में मुख्तलिफ
फेजेस से गुजरता है। जी। यानी कि जब इंसान दुनिया में आता है, ठीक है, और वो अपने वालिदैन जो हैं वो उसको वॉच करते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, जी। उसको रेज अप करते हैं और अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं। जी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि वालिदैन अपने बच्चे को परवरिश किस तरीके से करते हैं और उनमें क्या चीज़ जो है एंटर करते हैं बाय शोइंग देयर ओन कैरेक्टर। बिल्कुल। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। अब जब बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको आपने थोड़ा सा बोलना सीखना शुरू कर दिया उसने, तो इसमें फिर माँ का किरदार आ जाता है कि वो उसको डेली लाइफ की चीज़ों के, जैसे बच्चों को हम बचपन में कहते हैं कि ये चीज़ों के नाम है, फ्रूट्स के नेम, इस तरीके से उठने बैठने के तरीके, ठीक है, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, यू हैव टू डू दिस, बड़ों से जब मिलें सलाम करें, ये सारी चीज़ें एटिकेट्स में आ जाती हैं, उठने बैठने के नॉर्म्स। उसके अलावा फिर पेरेंट्स जो हैं उनके उस तरफ ध्यान शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा होता है, जब 3 इयर्स का होता है, फिर हम यूजुअली 3 to 3.5 इयर्स में हम बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है, उसमें अब उसके 2 रहनुमा हो जाते हैं, एक तो पेरेंट्स घर में, और दूसरा जो रहनुमा है वो उसके असातिज़ा, टीचर्स। तो अब एज अ रोल मॉडल उसको 2 पर्सनैलिटीज नज़र आ रही हैं, टीचर्स और पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का किरदार वो है जितना टाइम वो पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रहा है घर में बच्चा। अब पेरेंट्स किस तरीके से बच्चे को एक अच्छी तरबियत दे सकते हैं, उसमें ये आ जाता है कि उनको वर्क करना चाहिए अखलाक पर भी बच्चे के, और साथ साथ तालीम व तरबियत पर, यानी कि तालीम जो है उसको भी साथ लेकर चले, और उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ जो है अखलाक। अब चूंकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, तो मैं देखता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत लाइक होते हैं, स्किल्स होते हैं, मगर उन्हें एटिकेट्स नहीं होते, या अखलाक वाइज वो बहुत जो है ना डाउन, लो लेवल, बिल्कुल लो लेवल। हाँ। तो इस चीज़ को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो इसमें एक फैक्टर तो ये भी आता है, दूसरा फैक्टर ये आता है कि किस माहौल में वो बड़े हुए हैं। ठीक है, मुझे एक बहुत खूबसूरत जो है वो फरमान याद है हज़रत अली का। हज़रत अली फरमाते हैं कि बचपन में इल्म ऐसे है जैसे पत्थर पे नक्श है। जो बच्चा, यानी कि आप जिस बच्चे को आप बचपन में जो चीज़ आप एक दफ़ा सिखा देंगे ना, वो उसके ऊपर एक पत्थर पे जैसे आपने किसी चीज़ को नक्श कर दिया है, वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा और वो कभी चीज़ मिटेगी नहीं उसके दिमाग से। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर एक बच्चा मेरे सामने बैठ के, कोई बच्चा जो है वो फ़र्ज़ करें खाने से पहले हाथ नहीं धोता, खाना मेरे सामने खाया, बीइंग ए पेरेंट अगर मैं इस चीज़ को वॉच करूँगा, अगर मैं उसको ये नहीं बताऊँगा ना कि खाने से पहले हाथ लाजमी धोते हैं प्यार से, एक अच्छे तरीके से, तो मैं एक दफ़ा इस तरीके से समझा दूंगा और उसको इसके फ़वाइद बता दूंगा, वो चीज़ उसके जहन में नक्श हो जाएगी, और वो जब तक बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, जब भी मगर वो खाने से पहले बिल्कुल उसे पता है, उसकी आदत में शामिल हो जाएगी ये चीज़ कि मुझे खाने से पहले हाथ जो वो धोने। अच्छा, आजकल तो वैसे अलमिया ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि बच्चे हैं, बड़े होंगे तो सीख जाएंगे। तो अगर हम ये जिस तरह आपने मौला अली का कौल भी सुनाया, तो इस एतबार से देखा जाए तो तरबियत जो है, जैसे ही बच्चे में समझ बूझ आ गई है, वो उसी वक्त से आगाज़ हो जाता है, उसकी तरबियत का आगाज़ हो चुका है। आप पे लाजिम है कि आप उसकी तरबियत करते चले जाएं। लेकिन लोग कहते हैं कि बड़ा होगा तो समझ जाएगा, अभी तो बहुत बच्चा है, छोटा है, गलतियां होती हैं बच्चों से। गलती होना ये कोई बात नहीं है। हाँ, गलती के ऊपर खामोश रहना या उसे बताना ना, उसकी इस्लाह ना करना, ये मैं समझता हूँ कि एक गलत चीज़ होगी। तो ये उन वो वालिदैन जो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि कोई नहीं, हो जाता है, ऐसा हो गया तो क्या हुआ, हमें चाहिए कि हम उसी वक्त उसको रोकें, उसे टोकें, ताकि उसे पता चलता रहे कि ये यहाँ पे गलत था। इसमें एक चीज़ और भी आती है, मैंने जैसा कि बताया कि घर में जो वक्त बच्चा गुजारता है वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारता है, जब वो स्कूल में दाखिल होता है टीचर उसके साथ, उस टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। आज के जो प्रेजेंट टाइम है, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया पढ़ाते हुए, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ उनके एक लेक्चर देना या स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एक अलग चीज़ है। बीइंग फ्रेंड टू द स्टूडेंट्स, जब मैं उनसे अकेले में कभी बात करता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, उनको बुलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, तो अक्सर मतलब मैंने लोअर लेवल पे भी पढ़ाया है, मैट्रिक FSC के जो स्टूडेंट्स होते हैं उस लेवल पे भी कुछ अर्सा पहले मैं जब पढ़ाता था, आज से कोई 8-10 साल पहले, तो उस वक्त मुझे ये चीज़ सुनने को मिलती थी कि सर, आई यूज़ टू मीट माई पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स।
यानी कि मैं पूरा हफ्ता, मेरे फादर भी डॉक्टर है, मेरी मदर भी डॉक्टर है, दे गो टू द हॉस्पिटल, दे कम बैक लेट एट होम, रात को देर से आते हैं, उस वक्त मैं सो जाता हूँ। तो मेरी उनसे मीटिंग जो है वो सिर्फ वीकेंड्स पे होती है। और आई रिमेंबर कि एक दफ़ा हमने पेरेंट टीचर जो मीटिंग है वो कॉल की, तो 1 महीने के बाद वो पेरेंट्स आए और दे वर in abroad and their child was here in like 7th standard. तो I was like, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो ये एक कम्युनिकेशन गैप है, जो आप बात कर रहे थे कि पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं और ये सारी, ये कम्युनिकेशन गैप है। अच्छा, पेरेंट्स के एंड पे ये मिस्टेक है बच्चों के। अब पेरेंट्स जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बच्चे जो हैं वो फिर तलाश करते हैं कोई बंदा उन्हें सुने, उनको गाइड करे। उसमें फिर टीचर का किरदार आ जाता है। अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल जाता है, अच्छा गाइड करने वाला मिल जाता है, तो उस सूरत में भी स्टूडेंट जो है या वो जो बच्चा है वो एक सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक बल्कि बात कहना चाहूँगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो उस वक्त फिर तलाश कर रहा होता है कि कोई उसकी बात सुने। अच्छा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस वक्त में उसकी जो भी बात सुनेगा और वो जो भी उसे कहेगा, करने को कहेगा, जो भी उसे बोलेगा या जो भी वो ज़िंदगी का मकसद उसे समझाने की कोशिश करेगा, वो गलत कह रहा है सही कह रहा है, वो बच्चा उस पर अमल करेगा। क्यों? उसे लगा कि वो उसका खैर खा है, उसके साथ हंस के बात कर रहा है, उसको वक्त दे रहा है और ये उसके लिए काफ़ी है। टीचर्स ये एक अलग किरदार है। ये तो टीचर्स तो नो डाउट कि वो शख्सियत को निखार देते हैं, ये एक अलग कहानी। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों में, आप अपने दोस्तों में कोई ऐसा तलाश करने लगते हैं कि जो आपकी बात को सुन सके। जिस तरह आपने कहा कि वो बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो मुलाकात बहुत कम होती है, तो मुझे यहाँ पे एक वाक़या याद आता है कि एक बच्चे ने, उसके फादर जो है वो घर से जा रहे थे, तो उसने बाजू पकड़ते हुए कहा कि अब्बा जान मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। उसने कहा जी बेटा पूछो। कहा अब्बा आप महीने का कितना कमा लेते हैं? उसने कहा यही कोई 60-1 हज़ार। तो कहने लगा वो एक दिन का कितना बनता है? उसने कहा कोई 2,000 के लगभग। तो बाप ने बड़ी हैरानगी से पूछा खैरियत है, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। कुछ दिन गुजर जाने के बाद या कुछ माह गुजर जाने के बाद वो बाप जब दोबारा काम पे जाने लगा तो उस बच्चे ने हाथ थामते हुए कहा अब्बा ये 2,000 लीजिए और आज का पूरा दिन आप मुझे दे दीजिए। ये आज के दिन की उजरत है और आप कोशिश ये कीजिए कि आज का अपना दिन जो मेरे नाम कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास बैठूँ, मेरा दिल है कि मैं आपसे गपशप करूँ। तो ये बच्चे फील कर रहे होते हैं। वो अलग बात है कि हम इन चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमें लगता है कि वो उनकी जिम्मेदारी या उनकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, ये काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है, आपकी तवज्जो भी दरकार है उन्हें। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, मेरे जहन में अभी आई है कि इस कम्युनिकेशन गैप के पीछे एक रीज़न और भी है कि बाज़ पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनको काफ़ी टाइम इकट्ठे स्पेंड करने का भी मिलता है, मगर वो एक घर में रहते हुए भी उनकी सीटिंग इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं होती। उसकी वन ऑफ द मेजर रीज़न ये है कि आपका सोचने का अंदाज डिफरेंट हो। अगर लाइक आपके जो पेरेंट्स हैं उनको बीइंग फ्रेंडली माहौल ना हो, लाइक बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम अपने बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखते हैं कि वो बच्चे हमसे कोई बात शेयर करते वक्त डर जाते हैं कि हमने पापा से या मामा से ये बात की तो पता नहीं क्या हशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो उस सूरत में उसमें मैं ये कहता होता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने वक्त के साथ साथ जैसे यूं एडवांसमेंट आ रही है, दुनिया जो है वो नए रास्ते खुलते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आम हो रही है, एडवांसमेंट आ रही है, उसमें फिर पेरेंट्स को भी अपने आप को वक्त के साथ अपडेट करना चाहिए। अपने जो बच्चे हैं उनको सुनना चाहिए, उनको अच्छाई और बुराई सिखानी चाहिए, मगर मौजूदा जो एडवांसमेंट है उसके साथ साथ। बिल्कुल सही है। उसमें जब भी कोई इस तरह की बात होती है ना तो बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आ जाती है। एक और मेरे ज़हन में कॉल आ गया मौला अली का ही। जी। उसमें फरमाते हैं कि जो अपने बच्चों को, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं याद, मैं मफहूम बयान करूंगा क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स समटाइम्स जो है वो ज़हन में नहीं रहते। तो मफहूम उसका इन शॉर्ट ये था कि बच्चों को मौजूदा दौर के मुताबिक रेज़अप करो, क्योंकि तुम जिस दौर में रेज़अप हुए वो पुराना वक़्त था। यानी कि मौला फरमाते हैं कि अपने बच्चों पे अपने दौर का इल्म मुसल्लत मत करो, वो अपने दौर के लिए पैदा किए गए। तो ये बिल्कुल सही है। और मैं वैसे मेरे पास जो इसका एक निचोड़ है कि अक्सर औकात में अगर घर कहीं बैठे हैं, गांव गए हैं, सारे मिल बैठे हैं, तो वहाँ जब मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे जो खामोश हैं,
जो बात नहीं करते, जिनके वालिदैन ने हमेशा उनके ऊपर रौब जताया है और हमेशा उन्हें यही बताया कि जो हम कहते हैं बस वही है और ऐसा ही है, और वो टेक्नोलॉजी के हवाले से बेशक वो उसकी समझबूझ ना रखते हों, तो मैं उन्हें हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने जो भी वो रिश्ते हैं उनको मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन्हें कहा करता हूँ कि आप बच्चों के साथ जब भी बात कर रहे होते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर ना सवालिया निशान छोड़ा करें, कुछ सवाल छोड़ दिया करें, ताकि मजबूरन आपका बच्चा जो है उस पर जवाब दे, उसको आपके साथ बात करने की आदत हो, वो आपको कुछ कहे या उसके अंदर अगर कोई बात छुपी है तो वो उसका जवाब दे सके। आप जब तक अपनी बात का आगाज़ यूं करेंगे या आपके बात करने का अंदाज ये है कि सिर्फ आपने अपनी ही सुनानी है, तो वो बच्चे में आदत ये डल जाती है हमेशा के लिए कि वो कभी भी किसी के सामने कोई बात नहीं कहेगा, वो सिर्फ सुनने वाला बन जाएगा, वो कहने वाला नहीं। तो मौला अली तो ये भी फरमाते हैं आज जो बच्चा सवाल करता है वो कल को जवाब देने के काबिल भी होता है। तो आप बच्चों में ये आदत जो है ये डेवलप कीजिए कि आप उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ सवाल ऐसा छोड़ दीजिए कि उसका जवाब देना उन पे लाजिम हो जाए, उनको मजबूरी हो। आपने पूछ के आप खामोश हो गए कि यार ये चीज़ ऐसे है तो कहो, वो उस वक्त तो मजबूरन बोलेगा वो। तो इस तरह वो आदत जो है वो हमेशा के लिए सराहत करने लगती है उसके अंदर, तो वो सवाल करता है, पूछता है, उसके अंदर लगन आती है कि वो चाहता है कि मैं पूछूं, वो चाहता है कि अच्छा, फिर नए नए आइडियाज़ उसके जहन में आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो खुद से सवाल तलाश करने की कोशिश करता है कि आज मुझे पूछना है, और ख़ास तौर पे उसके सामने कि जिससे उससे फिर उसके बिल्कुल एक्यूरेट जो वो जवाब मिलना शुरू हो जाए। वो अपनी वो समझता है इस चीज़ को, इस ख्वाहिश जो है उसकी यही रहती है कि मेरे इल्म में इजाफा होता जाए, वो गेन करने के एतबार से वो हमेशा जो है इस लगन में रहता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों के साथ इतना क्लोज हो जाइए और ख़ास तौर पर उन्हें मौका भी दीजिए, उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए, ताकि वो अपने अंदर अगर उनकी कोई तकलीफ़ है, कोई चीज़ है वो समझ नहीं पा रहे, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बताना चाह रहे हैं मगर आपके डर से नहीं वो बता रहे, और डर भी कैसा है कि मैं कहूँगा तो मुझे ही बुरा भला कहा जाए। मैं एक चीज़ ऐड करने के बाद अपने जो मेरे जो फादर हैं उनकी भी एक बात ऐड करूँगा कि एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ उसमें एक ट्रस्ट का भी इशू है, यानी कि जो पेरेंट्स और बच्चों में ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, यानी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो वो अपने बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करते, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बच्चे को ये फील कराएंगे आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते तो वो यकीनन आपका ट्रस्ट जो है वो तोड़ेगा। बिल्कुल ऐसा अगर आप उसको ये मान दे दें, एक मान होता है बच्चों पर पेरेंट्स का कि मुझे तेरे पे बहुत यकीन है, तू कर जाएगा, तू ये कर लेगा, तू ये नहीं करेगा, मुझे तेरे पे बड़ा यकीन है। हर वक्त बच्चे को आप ये फील करें कि यार आई रियली ट्रस्ट यू, मैं तुम पे बहुत यकीन करता हूँ, मेरा तुम पे बहुत भार है, तुम माशाल्लाह तुम बहुत अच्छी हो। अप्रिशिएट करें छोटी छोटी चीजों को, अगर फलां किया है तो तुम ये भी कर सकते हो, तुमने ये काम किया, छोटी छोटी चीजों को आप अप्रिशिएट करें, यू रियली फील द डिफरेंस। आप अगर ये करेंगे इसके वक्त के साथ साथ, जैसे आप छोटी छोटी चीजों पर बच्चे को एनकरेज करेंगे तो वो एक एनकरेज्ड माहौल में बड़ा होगा। बिल्कुल ऐसा है। और ये चीज सिर्फ ये नहीं होगा कि वो आगे बढ़ता जाएगा, सिर्फ उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब मैं देखता हूँ कुछ बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्टिव होते हैं क्लास में, सर ये बता दें, सर वो बता दें, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ बच्चे आते हैं चुप करके बैठे रहेंगे, लेक्चर लिया और मैंने उसको कहा इधर बैठ जाओ, उसने इधर बैठ जाना है, उस इधर से उठ जाओ, इधर से उठ जाना है। ऐसे बच्चों के साथ जब मेरी डिस्कशन होती है मुझे रियली बहुत इरिटेशन होती है इस चीज़ से कि वाई ही इज़ ये इस तरीके से जो है वो क्यों जो है रिस्पॉन्स कर रहा है क्लास में, आई शुड डू सम होमवर्क ऑन हिम। तो मैं फिर इस तरह के बच्चों को बुलाता हूँ अकेले में, उनसे बात करता हूँ, बच्चे क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे, क्या सर बस ऐसे ही, सर वैसे। फिर मैं उसको जब प्यार से मोहब्बत का इजहार करके उसको ये फील करवा के मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम मेरे साथ शेयर करो, इट विल बी इन बिटवीन मी एंड यू ओनली, तुम मेरे साथ डिस्कस, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी 1-2 मीटिंग्स होती हैं वो फिर बताता है, बच्चा वो एक्सप्रेस करता है, सर मेरा ये इशू था, ये इस तरह मेरे पेरेंट्स के साथ ये इश्यूज हैं, ये वो सारा बच्चे बताते हैं पेरेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम। तो फिर उन सूरत में मैं फिर उनको बताता हूँ कि ये इस तरीके से आप चलो, पेरेंट्स के साथ रिस्पेक्ट, अदब से, मोहब्बत से उनको इस चीज़ का एहसास दिला के चलो कि यू आर एवरीथिंग फॉर मी, आपके अलावा कोई नहीं है, एंड आप ही हैं जो मुझे सुनेंगे, आप ही मुझे गाइड करने वाले हैं। उनको ये फीलिंग दिलाओ सुपीरियरिटी की। आजकल के बच्चे इंपॉर्टेंस नहीं देते, आजकल के बच्चे क्या करते हैं,
फलाने ने ये मशवरा दे दिया या दोस्त ने ये कह दिया तो बस कर लिया जी जी विदाउट आस्किंग देयर पेरेंट्स या मशवरा। तो ऑलवेज कंसल्ट योर पेरेंट्स। और इस चीज़ में ये है कि अगर आप समझते हैं कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपको, लेट देम फील कि दे आर सुपीरियर देन यू। उनको फील करवाएं ऐसा, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके साथ बैठें, गप करें, उनसे पूछें बाबा आपका दिन कैसा गुजरा है। तो इसमें इस चीज़ को अगर मतलब बच्चा इस अप्रोच से अगर चले, और पेरेंट्स भी दूसरी एंड पे मैंने जैसे कि बताया कि ट्रस्ट जो है उसको लेकर चलें, इनकरेज करें बच्चों को, तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। ये तो हो गया जनाब कि बच्चों का जो ब्रॉटअप है वो होता है आजकल कैसा है और होना क्या चाहिए, और ये क्या चीज़ें हैं जो उनकी पैदाइश से लेके अब स्कूल जाने तक, कॉलेज जाने तक, यूनिवर्सिटी जाने तक वालिदैन का जो रोल था, ये हमने वो उसको साथ साथ डिस्कस किया, साथ टीचर्स का भी रोल है। अब हम बढ़ेंगे। मैं तमाम सुनने वालों को बताते चला जाऊँ, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, और प्रोग्राम में आप लोग शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, 0334 19 66 966 ये नंबर है। और साथ ही साथ जनाब आप हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज का हिस्सा। वहाँ भी जो भी आपके सवालात होंगे वो हम साथ साथ शामिल करते चले जाएंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अली हुसनैन साहब, आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में लेक्चरर हैं इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और आपसे हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि करियर काउंसलिंग जो है ये क्यों ज़रूरी है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है और टीचर्स का क्या रोल है। अभी जिस तरह वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं कि उनके अंदर की वो बातें जो घुटन है, जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही, जो उनको कुछ सोचने नहीं दे रही, उसको वो किस तरह से कम करते हैं। और ये अगर इसी तरह मैं समझता हूँ कि सारे टीचर्स ये इसी तरह किरदार अदा करने लगे, तो वो बच्चे जो अपने वालिदैन की तवज्जो से महरूम रहे हैं, उनको ये महरूमी ख़त्म होती नज़र आए, तो वो अपने अंदर की घुटन जो है उसको ख़त्म भी कर पाएँ और वो बता पाएँ कि वो किन मुश्किलात का सामना करते आए हैं। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि अभी कोई भी बच्चा है वो यही देखते हुए अपनी करियर के लिए रहता है, फ़िक्रमंद रहता है, अपने फ्यूचर के लिए फ़िक्रमंद रहता है, मैं ये फ़लान डिपार्टमेंट में जाऊंगा, वजह क्या है जी, स्कोप बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कल को मैं अच्छा कमा सकूंगा, ये सारी चीज़ें। और ये हालांकि वो जहन से निकाल देते हैं कि वो उनके अंदर स्किल्स क्या हैं। अपनी स्किल्स को देखते हुए अगर वो किसी भी प्रोफेशन का हिस्सा बनते हैं, उसे चूज़ करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि आप ये देखते हुए कि जनाब मेरा दोस्त आज इतना कमा रहा है, उसने ये, उसके पास डिग्री है, उसे ये जॉब मिल गई है, ये जॉब ऑफर हुई है, मुझे भी हो सकती है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उस भेड़ चाल पे चलते हुए आप किस राह निकल जाते हैं? इसमें अभी हमने डिस्कस किया कि पेरेंट्स का रोल, तो उसमें एक चीज़ इसकी बेस स्टार्ट करते हैं कि जब हम यूजली क्या होता है कि हमारा टर्निंग पॉइंट ये होता है कि जब हम मैट्रिक कर लेते हैं, एफएससी कर लेते हैं, उसके बाद हम किसी प्रोफेशनल डिग्री या इस तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल। तो उस सबसे पहला उस वक्त ये पॉइंट आता है कि दो चीज़ें आ जाती हैं, आइदर ए स्टूडेंट, जो भी बच्चा है, उसने अपनी पसंद की या अपने पैशन को अडॉप्ट करना है या अपने पेरेंट्स के डिफाइन की हुई चीज़ को अडॉप्ट करना है। बिल्कुल सही। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का है कि अगर पेरेंट्स को मैं सजेस्ट ये करता हूँ हमेशा कि लेट हिम डू व्हाट ही वांट। बिल्कुल सही। अपने पैशन को देखते हुए, क्योंकि आप वो काम बड़े दिल से करेंगे जिसका आपका करने को दिल करेगा, उस प्रोफेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं जो आप समझते हैं कि आपका पैशन है जी। अब इसमें पहला स्टेप तो ये आ गया कि पेरेंट्स की क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है कैरियर जो है उसकी सिलेक्शन में, और दूसरा ये है कि बच्चा क्या करना चाहता है जी। अगर अब इसमें आ जाती है आगे चीज़ के लोग इस हर चीज़ को उसमें नापते हैं मटीरियलिस्टिक थिंकिंग, यानी कि हर चीज़ को प्रॉफिट और लॉस में सोचना। तो इसमें जो इल्म है, कुछ लोग जो है कुछ स्किल्स, इल्म, इस चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग इस चीज़ को लेकर इल्म हासिल करते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट आई विल गेट, बिल्कुल, हाउ मच मनी आई विल अर्न आफ्टर डूइंग दैट। तो इसमें मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि ये जो ज़िंदगी की रेस है ना, इसमें ये नहीं देखो कि कौन तुमसे प्रॉफिट में आगे निकल गया और कौन पीछे रह गया, या तुम्हें कितना फ़ायदा हो गया। आप अपनी इनपुट दो, फारिग नहीं बैठो, आप अपनी इनपुट दो और उस चीज़ में इतना
मतलब अपने आप को किसी भी चीज़ में इतना अच्छा कर लो कि आप उस चीज़ में परफेक्शन लेकर आओ। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंजीनियर हूँ ना, तो आजकल इंजीनियर बहुत बदनाम है कि इंजीनियरिंग का जी स्कोप नहीं रहा, ये हो गया। किसी ज़माने में लोग, हर बंदा एमबीए कर रहा है, हर बंदा एमबीए कर रहा है। फिर एक ज़माना ऐसा है कि लोगों ने एमबीए छोड़ दिया कि जी जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब भी आजकल का स्टूडेंट एडमिशन लेने आता है यूनिवर्सिटी में, सर इसका स्कोप क्या है? मैं कहता हूँ बेटा आपका दिल क्या है करने को? बिल्कुल सही। आपका क्या दिल करता है करने को जी। कि आप क्या करना चाहते हो? इफ़ यू आर परसुइंग, अगर आप परस्यू करना चाहते हो आर्ट्स को, अडॉप्ट इट। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, जो पसंद इंजीनियरिंग है वो करो। ये नहीं देखो कि उसका स्कोप कितना है, तुम ये देखो कि हाउ मच यू आर लर्निंग, और तुम अपने स्किल डेवलप किस हद तक कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन तो ये हो गया नहीं जी कि स्कोप क्या है जी, इसको लेकर और प्रॉफिट को लेकर बच्चे यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं कि वो उस चीज़ में भी चले जाते हैं जिसमें उनको पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता मगर वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हैं, इस चीज़ को देखते हुए कि यार इसका तो आजकल बड़ा ट्रेंड है, इसमें बड़े पैसे हैं, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जी जी। अब स्किल्स के क्या फ़ायदे हैं, मैं उस तरफ आता हूँ। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि जब आप कोई भी डिग्री परस्यू कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप उस चीज़ पे चले जाते हैं कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, दुनिया जाती है इस रास्ते पर जाए या ना जाए, आई डोंट केयर, मुझे इस चीज़ ये पसंद है, मैंने यही करना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, गो फॉर इट। ये चीज़ नहीं देखो कि उसका स्कोप कितना है, ये मार्केट की क्या वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपने आप को एक परफेक्शन की तरफ लेकर जाओ, अपने स्किल्स डेवलप करो, एंड ट्रस्ट मी, आपके वो स्किल्स और आपकी वो सारी चीज़ें आपको जो प्रॉफिट का कंपैरिजन आप अभी कर रहे हो, आने वाले कल में अगर आप उस चीज़ में परफेक्शन ले आए हो अपने अंदर, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी। कैसे? अब जिस तरह मैं अक्सर सुनता हूँ कि जो है ना जी, जॉब स्कार्सिटी है, जॉब्स नहीं है, इंजीनियर्स जो हैं वो फ्री हैं, ये फलानी फील्ड वाले जो हैं वो फ्री फिर रहे हैं, ये वो। भाई क्यों फ्री फिर रहे हैं? You have a lot of opportunities, you can do freelancing, you can do entrepreneurship, you have to develop your skills। मैंने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में देखा है कि जो मैंने पापा के कहने पर जी ये वाली इंजीनियरिंग कर लिया या ये कर लिया, ऐसा है, मगर वही बंदा, मेरा दिल ये करने का था, अब वही बंदा ग्रेजुएशन के बाद वो करना शुरू कर देता है जो उसका दिल था, और वो फिर उस चीज़ में इतना आगे जाता है कि पेरेंट्स भी कायल हो जाते हैं, वाह यार ये तो तू पहले क्यों नहीं किया तूने। तो इसमें ये है कि आप स्किल, अगर अपने आप को स्किल्स और अपनी पसंदीदगी में चले जाते हैं ज़्यादा, तो मतलब अपनी पसंद की फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। मैं चाहूँगा कि साथ हम कुछ सवाल भी ले लें लोगों के। हमारे साथ हमज़ा हैं, और हमज़ा कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा जी कि सवाल है, एक बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, मज़ीद आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको फैमिली की सपोर्ट नहीं है। वालिदैन कहते हैं कि पढ़कर क्या करना है, अपना काम संभाल लो, इसको छोड़ो, मतलब क्या करना है आगे, ऐसी सोच को कैसे ख़त्म किया जाए? वेरी गुड क्वेश्चन। ये अक्सर इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें ये जो पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स जो इस चीज़ से आगाह नहीं होते, मैंने पहले कहा कि वक्त के साथ साथ पेरेंट्स को अपने आप को अपडेट करना चाहिए एडवांसमेंट के साथ साथ। अब मौजूदा जो दौर है इसमें, अब जिस तरह हमारा ये पेंडेमिक सिचुएशन आई थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ, सारी चीज़ें बंद हो गई, क्लोज हो गई। अक्सर जो है वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग जॉबलेस हो गए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, दुकानें बंद, सब बंद। उस सूरत में भी कुछ लोग जो है अपने स्किल्स की बेस पर, अपने नॉलेज की बेस पर, इल्म की बेस पर अर्न कर रहे थे। तो इसमें अगर मैं बात करूं, अब जिस तरह उसने कहा कि इस थिंकिंग को कैसे हम जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, उसमें ऐसा है कि मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा फ्रॉम माय एक्सपीरियंस के मैं इस चीज़ में, जब मेरे साथ कुछ ऐसे मेरे फेलोज़ रहे हैं, आई हैव सीन सच फेलोज़
कि जिनकी ये सेम कंडीशंस थी, हाउ दे सर्वाइव्ड। कहते हैं कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें, दूसरों के रिजल्ट्स को फॉलो करें इंस्टेड ऑफ डूइंग योर ओन एक्सपीरियंस, दूसरों के रिजल्ट्स को अडॉप्ट करें। तो वो क्या करते थे, वो पढ़ते भी थे, ठीक है, अपने जो फीस और दूसरी चीज़ें हैं वो अपनी खुद मैनेज करते थे बाय डूइंग, बाय यूजिंग हिज स्किल्स। अब उसके स्किल्स क्या थे, जैसे मैं कहता हूँ पढ़ा वो बंदा सकता है जिसके अंदर स्किल्स हैं, इसी तरह मैं कोई भी चीज़, मशीन या कोई भी चीज़ लगा सकता हूँ अगर मेरे अंदर कोई स्किल्स हैं। तो उसने अपने स्किल डेवलप किए, उसने अर्न भी किया और उसने साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किया बाय सपोर्टिंग हिमसेल्फ। इसमें ये आ जाता है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। अब मेहनत तो है इसमें, मगर इसमें आउटपुट क्या मिल रही है आपको, एक तो आपको मेहनत की आदत और आप सेल्फ डिपेंडेंट आप हो गए हैं। दूसरा ये कि जो पेरेंट्स जो फील करते हैं कि हमारे जो है वो कंधों पर ये बोझ है तालीम, या इस तरह की फीलिंग आती है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनकी ये वाली भी थिंकिंग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि उन्हें एग्जांपल्स दिखाओ अपने इर्द गिर्द की, पेरेंट्स को, उनके साथ बैठो, उनके साथ डिस्कस करो कि बाबा मामा ये देखो ये एग्जांपल है, इर्द गिर्द ये देखिए ये मेरा फलाना फ्रेंड है, ये ही वाज माय स्कूल फेलो, अब देखो ये कहाँ पे है। अच्छा, मेरे ख्याल में कि कामयाबियों के एतबार से भी देखा जाए और एक अलग चीज़ है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, उसके बात करने में, उठने बैठने में बहुत वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आता है। तो तालीम जो है आपको शऊर भी देती है, आपको ज़माने की सख्तियों से झेलना सिखाती है। और ये सिर्फ इस हद तक नहीं है कि आप किस डिग्री को जनाब चूज़ करते हुए आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की सिर्फ एक नवीद जो अपने आप को सुनाते आ रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप ये देखिए कि तालीम हासिल करने के बाद आपका शुमार पढ़े लिखे लोगों में जब किया जाता है तो वो वाज़ेह तौर पे झलकता भी है आपकी शख्सियत से, आपकी शख्सियत निखरना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें भी जहन में रखा कीजिए। बस हर वक्त यही नहीं कि स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ नो डाउट ये होनी चाहिए, जहन में ये भी रखा जाए, लेकिन इसको जहन में रखते हुए बस ये सोचते रहना कि मुझे करना है नहीं करना, उस सफ़ में खड़े मत होइएगा। कुछ करने वालों के सफ़ में खड़े हो जाइए, वो थोड़ा है ज़्यादा है, बस करते हुए नज़र ज़रूर आइए। एजुकेशन जो है इसकी जो अहमियत है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगी। जो डिग्री है ना, ये जो एक पेज जो आपको एक नज़र आता है ना, ये अपना एक ऐसी ताकत रखता है कि जो बहुत से ऐसे लोगों की खामोशी का बायस भी बन जाता है, जो कहीं आप पे उंगलियां उठाते रहें, जो कहीं आपके पेरेंट्स को बुरा भला कहते रहे होंगे। तो ये पेज की ये जो डिग्री है, इसकी अहमियत को आपको जब अंदाज़ा होगा उस वक्त आप समझ पाएंगे, आपको बिल्कुल इस बात को आप यकीनी बना पाएंगे कि हाँ, मेरी कुछ सोचें गलत थी, लेकिन अब मैं उन सारी सोचों को धोते हुए मैं अब अपना एक मयार, एक मकाम जो है सोसाइटी में पैदा करूँगा। तो कुछ साथ साथ मैसेजेस हैं वो भी हम शामिल करते चले जाएं। मैमूना हैं और लिखती हैं, सर आतिफ सलाम, वालेकुम अस्सलाम, और गेस्ट को भी सलाम। वालेकुम सलाम। एक कॉलर हैं हमारे साथ, शामिल कर लेते हैं, कौन है, कहाँ से देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम बताया? जी हुमा, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मेरा सवाल ये है, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि माँ अगर बच्चे को अप्रिशिएट करती है और बाप नहीं करता, तो क्या ऐसे बच्चे जो है आगे बढ़ सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि हम मतलब जब बच्चे जो है बहुत छोटे होते हैं, 2.5 साल के बच्चे को जो है स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं, तो क्या हम बच्चों के नातवा कंधों पे जो है बैठ कर के बोझ डालते हैं? क्या ये मतलब ये बात दुरुस्त है? और इस तरह से हम जो है बच्चों को बर्डनाइज नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत सवाल हैं आपके, इनके जवाब ले लेते हैं। थैंक यू सो जी मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी हुमा, मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। जी। इसमें मैं दो किस्म की जो है वो इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं उसमें कि अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, इफ़ यू आर वर्किंग वुमेन, और जो बच्चे के जो फादर है वो भी वर्किंग मैन, ही गो टू ऑफिस एंड वो
दिन से शाम तक ऑफिस में रहते हैं, वापस आते हैं, उस वक्त तो स्टूडेंट को जो भी बच्चा है उसके साथ पेरेंट्स का कम टाइम स्पेंड हो रहा है, मगर ये है कि अगर सिर्फ मदर की तरफ से इनपुट आ रही है और फादर की तरफ से नहीं आ रही तो बच्चा मदर के साथ ज़्यादा जो है वो अटैच हो जाएगा, फादर की तरफ से थोड़ी सी खला रहेगी। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप बीइंग मदर, अगर आप घर में रह रही हैं, हाउस वाइफ हैं, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड बच्चे के साथ हो रहा है, तो इसमें मर्द और औरत के दो किरदार हैं। मर्द का क्या किरदार है, ही इज़ अर्निंग फॉर हिम, ही इज़ मैनेजिंग हिज फी फॉर हिज स्कूल फ़ी, आपके लिए वो खाना पीना बच्चों का, परवरिश के लिए चीज़ें सारी, वो इस चीज़ को मैनेज कर रहा है। अल्लाह ताला ने ये बड़ा खूबसूरत सिस्टम बनाया है कि डिवाइड कर दिया लोड को, दो जो इसी तरह कहते हैं ना कि गाड़ी दो पहिए हैं, मियाँ बीवी दो पहिए हैं। अब अल्लाह ताला ने इन दोनों पर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं। अब फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जा रहा है ऑफिस, अर्न कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने बॉस की कई दफ़ा बातें भी सुन रहा है, सब चीज़ें, ये सारे प्रेशर्स हैं जी, जी। और उसके अलावा रिश्ते भी निभा रहा है, फैमिली, ख़ानदान जो भी है। उसके बाद अब ये सारा लोड वो जो है वो कर रहा है, उसके बाद बच्चों को टाइम देना, ये एक अलग सी चीज़ें आ जाती है। दूसरी साइड पे मदर है, अब माँ क्या कर रही है, माँ ज़्यादा टाइम बच्चे के, हाउसवाइफ है, वो घर में है, वो बच्चे को उसने वॉच कर रही है, वो बच्चे को देख रही है वो कैसे उठ रहा है, बैठ रहा है। ये जो उसकी करैक्टर जो उसका जो करैक्टर बिल्ट अप करना है, उसको वॉच करना है, बच्चे के जो उसको अच्छे तरीके से एटिकेट्स और ये सारी चीज़ें सिखानी है, उसको एनकरेज करना है, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहे हो बच्चे के साथ। तो अब रही बात, मैं ये कहता हूँ कि असूली तौर पर करना तो दोनों को चाहिए, अप्रिशिएट, एनकरेज करना चाहिए। अगर आप दोनों एनकरेज करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ बोथ ऑफ यू स्पेंड सम टाइम, लाइक सम टाइम इस तरह होता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या एनुअल डे होते हैं, पेरेंट्स आते हैं स्कूल्स में, बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ कि खाली मदर आई हुई है, बाज़ दफ़ा खाली वो फादर अपने बच्चों को लेके खड़े होते हैं, मदर नहीं आई होती। यकीन माने आप दोनों जाएँ इकट्ठे होकर तो आप उस चीज़ की कीमत अदा नहीं कर सकते जो प्राउड या खुशी उस बच्चे को महसूस होती है जिसको आप अप्रिशिएट करने के लिए वहाँ दोनों मौजूद हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें मैं फादर्स को भी सजेस्ट करता हूँ, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। बाप को ये नहीं सिर्फ समझ लेना चाहिए कि उसको वो कमा रहा है और बच्चों के लिए ये काफ़ी है, उसको बच्चों को तवज्जो है बाप की ज़्यादा, और बल्कि मैं अगर तो वो बेटा है तो बेटे को बाप की तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर की सख्तियाँ, बाहर के मामलात जिस तरह बाप गाइड कर सकता है वो माँ नहीं कर सकती, और बेटी है तो बेटी को जिस तरह से माँ परवरिश करते हैं, हाँ, वो बाप जो है वो कम जो है उसमें किरदार अदा कर पाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है वो ये समझने की हैं। अच्छा जी, तैयब मंजूर हैं और कहते हैं गुड आफ्टरनून जी, चलें आपने भी प्रोग्राम में किसी तरह से मैसेज करते हुए शिरकत की बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ हैं जी साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि हम मैसेज जो है वो भी देखते जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर गिले शिकवे रह जाते हैं। और लाइव कॉल जो कर रहे थे, जी हाँ, आप दोबारा कॉल कीजिए, आप सबकी कॉल्स हम कोशिश करेंगे कि वक्त तो कम है हमारे पास, लेकिन हम आप लोगों की कॉल शामिल कर सकें। सिद्रा शेख हैं और लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आतिफ भाई, एक्सीलेंट, आपका शो हमेशा की तरह बहुत बहुत प्यारा है और मुझे इंतहा की खुशी है कि मैं आपके हर शो से सीखती हूँ। आज भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपको मेरे प्रोग्राम से सीखने को मिल रहा है। मोना कहती हैं कि आतिफ, मेरा क्वेश्चन है, मैं लॉयर फील्ड में जाना चाहती हूँ, मुझे मामा पापा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? आप लॉयर फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आपका वो शौक है, आप उस फील्ड में को अडॉप्ट करना चाहते हो, तो लॉयर तो कन्विंस करने के बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते हैं लोगों को। तो अपने जिस पैशन में जाना, ये समझ लीजिए पहला केस है आपका, ये आपका पहला केस है, यू हैव टू विन दैट केस। ठीक है, इसको अगर आप जीत जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप, आई विश यू गुड लक, आई विश यू गुड लक। आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छे जो है वो दलाइल देकर उनको इस केस को विन करने की कोशिश करें। अगर कायल कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपना लोहा मनवा सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल था, हुमा ने पूछा था कि 2.5 साल की उम्र में बच्चे जो हैं, ये इस पे, हाँ, ये छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाता है, तो क्या कहेंगे इसमें? मैं इसमें मेरे जो फादर है वो कहते हैं कि आइडियल एज जो है ना वो 4.5 से 5 साल होनी चाहिए। जो इनिशियल के 2.5 से 4 साल की जो उम्र है ना, उसमें आप बच्चे को घर में
जो है ना उसको खुद ही अपनी आंखों के सामने लेकर चलें। जी जी जी। तो उसके बाद आप 4-4.5 साल के आप डायरेक्ट नर्सरी प्रेप में जो भी उसका लेवल उस एज में बनता है, आपको लगता है कि वो सारों के साथ मैच हो जाए, तो उस सूरत में आप जो है ना स्कूल में डालें। ये मेरे फादर ये कहते हैं, उनका ये पर्सपेक्टिव है और मैं इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ। क्योंकि जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हर बच्चे जो भी कई बच्चे जो हैं वो उनके घर का माहौल या सारी चीज़ें कुछ डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट घरों में पैदा होते हैं, डिफरेंट जो एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द का होता है। तो बाज़ बच्चे बचपन से ही इस चीज़ का प्रेशर ले जाते हैं दिमाग पे। आप 3.5-2.5 साल के बच्चे को आप बैग डाल के कंधे पे अगर आप भेज रहे हैं, तो बाज़ बच्चे बचपन से ही इस चीज़ को प्रेशर को बियर नहीं कर पाते, वो उस चीज में ही रहते हैं। कब छुट्टी होगी, कब, कई बच्चे रोते ही रहते हैं सारा दिन। मैं अक्सर देखता हूँ, आप वीडियोस भी देखते होंगे इस तरह की, कि बच्चे स्कूल में गए, मैं उससे सारे दिन पढ़ा कुछ भी नहीं है, मगर इस चीज में रोता रहा कि मैंने अपने पेरेंट्स के पास जाना है या इस चीज। तो ये भी एक चीज है कि जो ये एक मसला कम होना चाहिए, आपको हाँ कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की जो उम्र है उस हिसाब से उसे स्कूल भेजा जाए। कॉलर है, शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ कट रही है जी, आपकी आवाज़ कट रही है, आप दोबारा कॉल कीजिएगा, आपसे ज़रूर बात होगी। बहुत शुक्रिया कॉल का। और हमारे साथ हैं जी ज़फ़र गुजर और कहते हैं ग्रेट शो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हमारी जो यूथ है वो कहाँ, किस समत आपको लग रहा है कि जा रही है, और क्या उनकी असल डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन आया कि उसी समत में जा रहे हैं, वही रास्ता उन्होंने चुन रखा है जिस पे होना चाहिए? क्यों मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी चीज़ें, कोई भी टेक्नोलॉजी के एतबार से कह लीजिए, सोच के एतबार से कह लीजिए, समझ बूझ के एतबार से कह लीजिए, चीज़ों को परखना और ये सारी बातें यूरोप को अगर हम सामने रखें ना, तो बहुत बाद में कहीं जाके हमें वो चीज़ें समझ आ रही होती। टेक्नोलॉजी वो जो कुछ कर चुके हैं आज से बरसों पहले, वो हमें बाद में समझ आता है या बाद में अडॉप्ट कर पाते हैं हम लोग। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ भी बहुत इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, यहाँ भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सराहा नहीं जाता, या वो क्या वजह है, या फिर लोग जो हैं वो उकता चुके हैं या उकताहट का शिकार है, या इस वजह से कि मुझे सराहा जाएगा नहीं, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो मैं ये करूँ ही क्यों। वो जिस तरह ये कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले किसी एक देहाती ने एक जहाज़ बना के उड़ाया अपने ही गांव में, तो उसके ऊपर FIR, और वो खैर वो मुझे नहीं पता वो पॉलिसीज़ क्या थी, हो सकता है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हों जिनको फॉलो करते हो उनके ऊपर FIR हुई हो, लेकिन उसके बाद वो हमें नज़र नहीं आए। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी में अपना उस तरह से नाम बना पाए हैं, नहीं बना पाए, वो कामयाबियां समेट पाए हैं, नहीं पाए, उनसे कोई काम लिया गया या नहीं। लोग कहते हैं जी हमें अगर गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे तो हम सस्ती बिजली पैदा करेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन वो उनकी ख्वाहिशें जो वो दम तोड़ जाती हैं। क्या है, आप क्या देखते हैं फ्यूचर? मैं आतिफ भाई इसमें इस चीज़ को तो मैं इस चीज़ से मैं मेरे जो अभी लिसनर्स यहाँ पर सुन रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। हमारी यूथ जो है माशाल्लाह एडवांसमेंट जो भी हो रही है वक्त के साथ साथ, उसके मुताबिक उस चेंजेस आ रही हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है। मसला रिसोर्सेज का है कि रिसोर्सेज जो हैं उनको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। रिसोर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, उन चीज़ों को, उस ख्वाब को ताबीर करने के, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि सोसाइटी जो है उसका क्या किरदार है। सोसाइटी ये कि अगर कोई बंदा कोई काम करना चाह रहा है, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे तो इसका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी कि आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनको पहले रख रहे हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उस चीज़ के, आप उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी भी चीज़ के बारे में सुनते हैं ना, ये अलमिया है, मैं ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है ये, कि वी ऑलवेज स्टार्ट विद नेगेटिव पॉइंट्स, वी डू नॉट गो फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। जो तीसरी चीज़ है वो है रिस्क लेना और डिसीजन करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ऐसा, यानी कि आप के अंदर इतनी पावर हो, आप खुद पर इतना यकीन रखते हो कि आई कैन अचीव दिस थिंग एंड यू कैन इफ यू टेक अ रिस्क। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं ये कहता होता हूँ कि चले फर्ज करें जी आपने रिस्क लिया, आपको नुकसान हो गया,
तो आपको ये पता लग गया, आप दूसरों को तो अपनी सोसाइटी को तो सर्व कर देंगे ना, ये बता देंगे यार इस रास्ते पे ना जाना, ये रास्ते का दरवाज़ा बंद है, उस रास्ते से जाना, वो रास्ता खुला हुआ है। यानी कि अगर चलें ठीक है आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, मगर इस तरीके से आप अपनी सोसाइटी में एक चीज़ छोड़ के जाएंगे कि ये फलाना रास्ता बंद है, इस रास्ते पे ना चलना, दूसरा रास्ता खुला हुआ है। तो जब तक आप बेशक यहाँ से चले भी जाएं, हर इंसान ने एक ना एक दिन जाए, जब आप चले जाएं जो भी है, मगर आपकी ये चीज़ यहाँ पे होगी यार फलाने का ये एक्सपीरियंस था, फलाने ने ये रिसर्च या जो भी किया था, उसने कहा कि ये रास्ता बंद है, इधर ना जाना। तो कोई बंदा जब उधर नहीं जाएगा, जब तक वो वहाँ नहीं जाएगा, आपको क्रेडिट अल्लाह की तरफ से मिलता रहेगा उस चीज़ का। वाह क्या बात। और जाते जाते आखिरी कोई मैसेज यूथ के लिए जो हमें सुन रहे हैं और अपनी डायरेक्शन जो हैं उसके हवाले से? मैं यूथ को, जो यूथ अभी मुझे सुन रही है, मैं उसको यूथ के स्टाइल में ही जो है ना वो मैसेज दूंगा कि देखो दोस्तों, यारों, बहनों, भाइयों, सब लोग जो है एक दूसरे को हमेशा अप्रिशिएट और एनकरेज करना सीखो। सही। लेग पुलिंग छोड़ दो। अगर लेग पुलिंग छोड़ दोगे, हम एक दूसरे को ऊपर लेकर जाएंगे, एक दूसरे की सीढ़ी बनेंगे। बिल्कुल। तीसरी चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स में भी ऑब्जर्व करता हूँ अक्सर क्लास में, मतलब एक अगर स्टूडेंट बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है ना, चाहे वो गलत बात कर रहा है मगर उसका कॉन्फिडेंस बड़ा लेवल का है, ठीक है, वो चाहे कोई गलत बात भी कर रहा है, आई ऑलवेज एनकरेज हिज कॉन्फिडेंस। बच्चे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मगर इस बात को अगर हम इस तरीके से लेके चले तो इस तरह हो सकता है, और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, और बेहतर हो जाएगा। यानी कि आप डायरेक्ट उसको डिस्करेज नहीं करो, आप, ये मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें। जब एक आपको नहीं पता कि आपके एक मजाक या एक चीज से अगले बंदे का जो दूसरा बंदा जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल सुपर से 0 पर आ सकता है, तो आप हमेशा एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे की सीढ़ी बने इंस्टेड ऑफ लेग पुलिंग। और तीसरी चीज, रिस्क लो यार, आगे बढ़ो, ठीक है, रिस्क लो, आगे बढ़ो और डरो नहीं। और इस चीज़ का ईमान पुख्ता रखो कि अल्लाह ताला जो है उस हर इंसान के लिए, अल्लाह ताला ने जो है वो अगर इंसान को पैदा किया तो उसके लिए रिस्क भी पैदा की, अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा की हैं। इस चीज़ को जहन में नहीं लाना कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो ये हो जाएगा। नो, अगर आप कोई चीज़, हो सकता है किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है या कोई बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आ गया, तो आपके पास हो सकता है किसी और चीज़ में आप बहुत आगे हैं, बिल्कुल सही। अगर पैसे में नहीं है तो ये इस चीज़ को सिर्फ पैसों में नहीं तोलो। कैरियर को एक तो अपने स्किल्स में देखो, और आप सोसाइटी को क्या सर्व कर रहे हो, और आप जो है लाइफ में क्या अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ इन स्किल्स की वजह से, ठीक है। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वक्त जो है वो कैसे गुजर गया पता नहीं चला, और ये हमारी कोशिश रही कि आज के प्रोग्राम के अंदर हम जो भी उस पार हमें लोग सुन रहे हैं उन तमाम का फ़ायदा हो सके, और इसी के लिए ये कोशिश की जाती है, इसी के लिए ये जो प्रोग्राम है ये तरतीब दिया जाता है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे जी सैयद अली हुसनैन साहिब, आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे, और काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ उस पार जितने भी लोग थे उन्होंने ज़रूर आज के प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा, और इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि आप लोग कामयाबियाँ समेटेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, जतन करेंगे, अपने अंदर इरादा जो है उसको, इरादा आप जो भी करते हैं वो पुख्ता होना चाहिए। पुख्ता इरादा जब तक नहीं होगा, आप जो भी काम करने लगेंगे उसमें कन्फ्यूजन्स रहेंगी, उसमें शुकूक व शबाहत रहेगा। लेकिन जब आपका पुख्ता इरादा होगा तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो काम समझ लीजिए कि 70% आप कर चुके। जब आपका इरादा पुख्ता है तो वो काम हो चुका। आप अपने मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद रहते हैं, लेकिन इस तरह से मत होइए कि आप कोई फ़ैसला ही ना कर पाएँ। फ़ैसला करने के बाद फ़िक्रमंद होइए कि मुझे अब इसको बेहतर कैसे करना है, बेहतरी की तरफ लेके कैसे आना है। और कोई ऐसी कामयाबी हासिल करने की हरगिज़ कोशिश मत कीजिएगा कि जिसकी वजह से दूसरों का दिल दुखे, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, दूसरों के हक़ के ऊपर गासिब मत आइएगा। बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरों को हमने साथ लेके चलना है। अगर आपको लगे कि आपसे कोई कमज़ोर है तो आप उसकी ताकत बन जाइए, और फिर देखिएगा आपकी ताकत डबल हो जाएगी। आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसकी ख्वाहिश आप रखते हैं, और वो कुछ हासिल कर लेगा जो ख्वाहिश करते हुए भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपकी वजह से वो मुमकिन हो पाया। आज आप किसी के काम आए हैं, कल कोई आपके काम आएगा। तो जैसा किया जाता है हमेशा
हमेशा वैसा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहेंगे और इसी तरह बातें ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि इनके ऊपर अमल भी करते रहेंगे। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 2 बजे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।